तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करते हैं जो सच में बहुत क्रूशल है, लेकिन ना जाने क्यों इसे वो लाइमलाइट नहीं मिलती जिसका ये हकदार है। हम बात कर रहे हैं 1915 से 1918 के बीच के उस होम रूल मूवमेंट की जिसने सचमुच पूरे देश को गहरी नींद से जगा दिया था। एनी बेसेंट का ये स्टेटमेंट देखिए। वो कहती हैं, मैं एक भारतीय टॉम टॉम यानी ढोल हूं जिसका काम सोए हुए भारतीयों को जगाना है। ये सिर्फ कुछ फैंसी शब्द नहीं थे, ये एक सीधा और बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था, एक ऐसे देश को झकझोर कर जगाने का जो पॉलिटिकली बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस अलार्म क्लॉक या ढोल पीटने की नौबत ही क्यों आई। इसे समझने के लिए हमें उस राजनीतिक खामोशी, उस सन्नाटे को महसूस करना होगा जिसने उस वक्त भारत को पूरी तरह जकड़ रखा था। चलिए 1914 के इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से अपनी लंबी सजा काटकर वापस लौटते हैं। उसी साल वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो जाता है। शुरुआत में कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने ब्रिटेन का फुल सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि भाई इस मदद के बदले युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। लेकिन 1915 आते आते ये उम्मीद टूट गई। सबको समझ आ गया कि आज़ादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देने वाला, और इसी भारी फ्रस्ट्रेशन ने एक बिल्कुल नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी। यहां एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो लोग शुरू में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या अंग्रेजों से पूरी तरह अलग होने की डिमांड नहीं कर रहे थे। होम रूल का मतलब था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रहकर स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस हासिल करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या साउथ अफ्रीका के पास अपने डोमेस्टिक मामले खुद हैंडल करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। और स्वशासन की इसी तलाश ने दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज को एक साथ ला खड़ा किया। भले ही उनके बैकग्राउंड्स अलग थे, लेकिन वो दोनों ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आगे बढ़ने का इकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ यूनिटी है। इन दोनों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखिए, कमाल की है। उन्होंने आपस में टकराने के बजाय देश को जियोग्राफिकली बांट लिया। अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे होम रूल लीग बनाई, जिसका पूरा फोकस महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार पर था। वहीं दूसरी तरफ आयरिश थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की नींव रखी, जिसने इंडिया के बाकी हिस्सों को कवर किया। बिना एक दूसरे के रास्ते में आए उन्होंने अपनी रीच को मैक्सिमाइज कर लिया। इनके काम करने का स्टाइल भी एकदम अलग था। तिलक की लीग काफी टाइट थी, सिर्फ 6 ब्रांचेस थीं, लेकिन बहुत स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज्ड। जबकि बेसेंट की लीग का नेटवर्क थोड़ा लूज था, कस्बों और गांवों तक फैली करीब 200 ब्रांचेस के साथ। उन्होंने इन लीग्स को जानबूझकर अलग अलग रखा क्योंकि उनके फॉलोअर्स की लॉयल्टी और काम करने के तरीके अलग थे। लेकिन गोल एकदम सेम था, जनता को एजुकेट करना और अपने हक की मांग करना। वो पूरी तरह से एक ही ट्रैक पर चल रहे थे। तो जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तब शुरू हुआ सबसे बड़ा और मुश्किल काम। ग्रासरूट लेवल पर जाकर आम जनता को असल में एजुकेट करने और उन्हें एक साथ लाने का मैसिव कैंपेन। 47,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन पैम्फलेट्स की गिनती है जो सिर्फ तिलक की लीग ने बेचे थे। मराठी, इंग्लिश, गुजराती और कन्नड़ जैसी रीजनल भाषाओं में स्वशासन का ये आइडिया जंगल की आग की तरह जन जन तक पहुंचाया जा रहा था। और सिर्फ पर्चे नहीं बांटे जा रहे थे, सोसाइटी की गहरी दरारों को भी भरा जा रहा था। तिलक का ये कोड देखिए। वो कहते हैं कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं उन्हें भगवान ही नहीं मानूंगा। ये बहुत पावरफुल बात थी। एक सॉलिड मास मूवमेंट खड़ा करने के लिए अलग अलग कम्युनिटीज के बीच की इस खाई को पाटना उनके लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल पॉइंट ये है कि होम रूल की पूरी डिमांड एक स्ट्रिक्टली सेक्युलर एजेंडे पर बेस्ड थी। तिलक ने एकदम क्लियर कर दिया था कि अंग्रेजों का विरोध किसी धर्म या ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं है। विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। ये पूरी की पूरी लड़ाई पब्लिक वेलफेयर और उनके अधिकारों के इर्द गिर्द खड़ी की गई थी। सड़कों पर जो ये मोमेंटम बन रहा था, उसका असर पॉलिटिकल स्टेज पर भी दिखना ही था, और इसी का नतीजा था 1916 का वो हिस्टोरिक रियूनियन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा 1916 के लखनऊ सेशन को इमेजिन कीजिए। पूरे 10 साल के कड़वे सेपरेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट्स या गरमपंथी वापस कांग्रेस में लौट रहे थे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? जिस ट्रेन से तिलक के सपोर्टर्स लखनऊ पहुंचे, उसे बड़े प्यार से होम रूल स्पेशल बुलाया जा रहा था।
इस ग्रैंड कमबैक ने एक बात साबित कर दी थी। इन नेशनलिस्ट्स को समझ आ गया था कि अगर आपस में बटे रहे तो हार पक्की है, और जीते तभी सकते हैं जब सब एक हों। और इस एकता को बनाए रखने के लिए तिलक बहुत प्रैक्टिकल भी थे। उनके स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। जब आप किसी तीसरी पार्टी से लड़ रहे हों तो सबसे जरूरी चीज है यूनिटी। इसी अप्रोच के साथ उन्होंने लखनऊ पैक्ट को डिफेंड किया और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। मकसद एकदम क्लियर था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी दरार नहीं दिखनी चाहिए, एब्सोल्यूट सॉलिडारिटी। अब जाहिर सी बात है, जब पूरे देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस की यह लहर इतनी तेजी से फैल रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे तो बैठने वाली नहीं थी। बैकलिश तो आना ही था। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि सरकार कितनी बौखला गई थी। जुलाई 1916 में तिलक के 60वें जन्मदिन के ठीक मौके पर उन्हें एक शो कॉज नोटिस थमा दिया गया। फिर जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, सरकार के इन भारी भरकम एक्शन ने मूवमेंट को दबाने के बजाय उसकी स्पीड और बढ़ा दी। प्रेशर इतना बन गया कि अगस्त 1917 में लंदन से मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन लाना पड़ा, जिसमें धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्रॉमिस किया गया। अगर आप दमन के इन स्टेप्स को देखें तो ये सरकार पर बुरी तरह बैकफायर कर गए। उन्होंने स्टूडेंट्स को बैन किया, लीडर्स को अरेस्ट किया, और नतीजा क्या निकला? जो मॉडरेट या नरमपंथी नेता अब तक किनारे बैठे थे, वो भी गुस्से में आकर मूवमेंट में कूद पड़े। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रोटेस्ट में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक वापस कर दी। रातों रात पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन और एजिटेशन शुरू हो गए। सरकार का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। और ये 14,000 का नंबर इस बात का प्रूफ है। इतनी भारी गवर्नमेंट रिप्रेशन और लीगल बैटल्स के बावजूद अप्रैल 1917 तक सिर्फ तिलक की लीग के ही 14,000 मेंबर्स हो चुके थे। इससे ये साफ हो गया कि आप जितने जोर से दबाएंगे, ये आग उतनी ही तेजी से फैलेगी। इस मूवमेंट ने यकीनन कमाल की ऊंचाइयां छुईं, लेकिन हिस्ट्री का करवट लेना भी तो तय है। 1918 आते आते पॉलिटिकल लैंडस्केप एकदम से शिफ्ट होने लगा। कई फैक्टर्स एक साथ मिले और इस आग को थोड़ा शांत कर दिया। 1917 के एंड में बेसेंट की रिहाई से कई मॉडरेट्स रिलैक्स हो गए। 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने नेशनलिस्ट के ओपिनियन को दो हिस्सों में बांट दिया। खुद एनी बेसेंट का स्टैंड इन रिफॉर्म्स पर डावाडोल हो गया, और सबसे बड़ा झटका लगा जब तिलक एक डिफेमेशन केस लड़ने इंग्लैंड चले गए। बस देखते ही देखते ये इतना बड़ा मूवमेंट बिना किसी स्ट्रांग लीडरशिप के रह गया। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके खत्म होने पर फोकस करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मिस कर देंगे। होम रूल मूवमेंट ने जो काम किया वो परमानेंट था। इसने यूपी, गुजरात, सिंध और मद्रास जैसे इलाकों को पहली बार एक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बना दिया था। सालों से चली आ रही उस पॉलिटिकल सुस्ती को इसने हमेशा के लिए तोड़ दिया। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे इंट्रिगिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर होम रूल मूवमेंट ने सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस यानी एक तरह की पार्शियल आज़ादी मांगी थी, तो फिर इसी मूवमेंट ने महात्मा गांधी के फ्यूचर कैंपेन्स यानी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज के लिए इतना परफेक्ट बेस कैसे तैयार कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ रियायतें मांगने वाले एक मूवमेंट ने अनजाने में ही ऐसे वॉरियर्स की फौज खड़ी कर दी जो आगे चलकर अंग्रेजों से सब कुछ छीन लेने वाले थे। इस टॉपिक पर खुद को सोचने का मौका जरूर दीजिएगा। खैर, इस हिस्टोरिकल एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।